नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से आज रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे पहले किसानों की हम बात करते हैं, जो कि हर रोज कुछ नया लेकर सामने आता है। अब आंदोलन में बारी आई है रेल रोको कार्यक्रम की। पंजाब के लुधियाना से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हरियाणा के पलवल की तस्वीर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार के पटना से आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर और जम्मू की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। साफ तौर पर देश भर के अलग अलग राज्यों में रेल रोको कार्यक्रम का असर दिखाई दिया है, जहां बड़ी संख्या में पंजाब के लुधियाना में महिलाएं नजर आ रही हैं। वहीं हरियाणा के पलवल से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां प्रशासनिक टीमें भी बड़ी संख्या में यहां पर लगाई गई हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां धरना प्रदर्शन कर रेलवे ट्रैक पर लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। वहीं पटना की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए किसान नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, और जम्मू की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो अलग अलग जगहों पर रेल रोको कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। किसान नेताओं की तरफ से आह्वान किया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको कार्यक्रम हो। 12 बजे से 4 बजे का समय इसके लिए रखा गया था, और जो प्रशासनिक टीमें थी उनकी तरफ से भी तमाम तैयारियां पूरी की गई थी। अलग अलग जगहों पर जो रेलवे ट्रैक हैं वहां पर विशेष तौर पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई थी। जो रेलवे के पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, ताकि व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई कमी न रहे। लेकिन साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जो किसान आंदोलन है वो हर दिन एक अलग रंग, अलग रूप में हमारे सामने आ रहा है। किसान नेताओं की तरफ से आगे इस आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है। सरकार से लगातार हालांकि बातचीत की गई, लेकिन बातचीत का कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। और ऐसे में किसानों की मांग यही है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और पहले कहीं ना कहीं लगता था कि जो आंदोलन है वो हरियाणा और पंजाब तक सीमित है, लेकिन अब धीरे धीरे जो आंदोलन पैर पसार रहा है अलग अलग राज्यों में, ये इस बात को साफ करता है कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन का असर नजर आ रहा है। तो किसान आंदोलन हर रोज कुछ नया लेकर सामने आ रहा है, और अब आंदोलन में बारी आई है रेल रोको अभियान की। किसान ने बहुत पहले ही 18 फरवरी को रेल रोकने का ऐलान किया था, और अब जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक आंदोलनकारियों ने रेल रोकी है। इसके साथ ही हरियाणा में भी रेल रोको अभियान का असर साफ तौर पर दिखाई दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन के कैलेंडर में बारी रेल रोको अभियान किया है, जिसका असर पूरे देश पे देखने को मिला। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में किसानों ने कई जगहों पर रेल रोकी। किसानों के रेल रोको अभियान को लेकर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। आंदोलनकारियों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया। अगर बात प्रदेश की करें तो यहाँ भी किसानों के अभियान का असर देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में किसान रेल ट्रैक पर पहुंचे और पटरियों पर धरना देकर रेलगाड़ियों की आवाजाही को बाधित किया। टीकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ में भी किसानों के रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। इस दौरान किसानों ने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैथल में भी किसानों के रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। जिले में भारी तादाद में किसान इकट्ठा होकर अपने अभियान को सफल बनाने के लिए निकले। लेकिन किसान ने कोई खुशी नहीं है, किसी ने चाह नहीं है भाई रेल पे बैठा, सड़क पे बैठा। ये सरकार की गलत नीति के कारण खेल हो रहा सारा जी। क्योंकि सरकार किसान ने तो खेत में होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसी नीति बना दी भाई किसान का खेत ही जान लग रहा है उसके हाथों से। जो ये 3 काले कानून लिया है ये कॉरपोरेट जगत को हवाला करना चाह रहा है भाई किसान, खेती को और किसान को। कैथल के साथ ही कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। भारी संख्या में किसान रेलवे स्टेशन पर जमा हुए। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बैठे हैं
आज सांकेतिक रूप पे है रेल का चक्का जाम। सरकार मान जाए, नहीं तो जैसे जीटी रोड को जाम किया है वैसे रेल को भी अनिश्चित काल के लिए जाम कर देंगे। सरकार को बताना चाहते हैं कि संघर्ष कौमें ज़्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करती। 200 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ताड़ी बजाते हैं, संसद में किसानों की मौत को तमाशा बनाते हैं। यमुनानगर के अलावा पलवल में भी किसानों के रेल रोको कार्यक्रम का असर देखने को मिला। यहाँ किसानों ने अटोहर रेलवे फाटक पर धरना दिया। इस दौरान पलवल से पूर्व विधायक करण सिंह दलाल और होडल से पूर्व विधायक उदयवान भी किसानों के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। आपको बता दें, किसानों के रेल रोको अभियान के चलते दिल्ली, आगरा और मुंबई जाने वाली ट्रेनें जगह जगह रास्ते में खड़ी दिखी। चरखी दादरी में भी सर्वथा पंचायतों के समर्थन के साथ ही किसानों ने 4 घंटे का रेल रोको अभियान चलाया। आंदोलनकारी किसान बड़ी तादाद में अपने परिवारों के साथ पातवास रेलवे स्टेशन ट्रैक पर पहुंचे और जाम लगाया। जाहिर है, आंदोलन दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा है। आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है। अब देखना ये है कि 3 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा किसान आंदोलन आगे क्या क्या रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं अंबाला में किसानों के रेल रोको कार्यक्रम का असर रेल यात्रियों पर देखने को मिला है। किसानों के 12 बजे से शुरू हुए रेल रोको आंदोलन में आज अंबाला छावनी जंक्शन पर सरयू यमुना एक्सप्रेस रेलवे द्वारा रोकी गई, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री परेशान होते हुए दिखाई दिए। ऐसे में कई यात्री ऐसे भी नजर आए जो ट्रेन छोड़कर टैक्सी लेकर अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े। वहीं अधिकतर यात्री रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेन चलने का बेसब्री से इंतजार करते रहे। गोरखपुर से आ रहा हूँ, लुधियाना जाना है। अब यहाँ पर ट्रेन जो है वो 4:30 बजे तक रुकी है। क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? परेशानी तो है सर, अपना खाने का है, मतलब जल्दी पहुँच जाते, अपना सब कुछ वहाँ एडजस्ट कर लेते। यहाँ रुकने के बाद परेशानियाँ बढ़ेगी, बच्चा भी साथ में। अगर ट्रेन यहाँ ना रुकती तो कितने बजे पहुँच जाते घर? हम करीबन 2-2:30 बजे ले पहुँच जाते लुधियाना। उसके बाद 3 बजे अपने कमरे पहुँच जाते, हर एक चीज़ अपना व्यवस्था कर लेते खाने पीने का। और यहाँ भी रुका है, परेशानी तो बढ़ेगी, बच्चा भी साथ में। और वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान नेताओं की महापंचायत का सिलसिला लगातार जारी है। आज हिसार के खरकपुनिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी समेत कई नेता पहुंचे हैं। किसान नेताओं ने मंच पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसानों का अभिवादन किया और इस महापंचायत में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया है। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़नी जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते दिखे। हिसार में महापंचायत हुई है खरकपुनिया में, जहां किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे और गुरनाम चढ़नी ने भी किसानों को संबोधित किया और जमकर सरकार पर निशाना साधा। और महापंचायत में किसान नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लगातार किसान आंदोलन को लेकर सरकार से जल्द कोई समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। हुड्डा का कहना है कि किसानों को सड़कों पर आंदोलन करते लंबा समय हो गया है, लिहाजा सरकार को बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। बहुत लंबा आंदोलन हो गया। मेरा सरकार से आग्रह है, इनसे वार्तालाप शुरू करें और इसका समाधान निकालें, किसानों की बात माने, ताकि किसान इतने दिनों से अपने घर से बाहर बैठा, अपने घर जाके अपना। और वहीं पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत 22 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। वहीं हुड्डा ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
बातचीत से समाधान निकलेगा, बातचीत करके जो किसानों की बात मानने से समाधान निकल जाएगा। तो मेरे को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और उसमें सच का सच, झूठ का झूठ आ जाएगा। इसमें क्या है, बातचीत से समाधान निकलेगा, बातचीत करके जो किसानों की बात मानने से समाधान निकल जाएगा। तो मेरे को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और उसमें सच का सच, झूठ का झूठ आ जाएगा। इसमें क्या है। और वहीं लंबे इंतजार के बाद अंबाला नगर निगम की अहम बैठक तो हुई, लेकिन बैठक में नगर निगम के कमिश्नर सहित अधिकारी ही नहीं पहुंचे, जिसके बाद अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हरियाणा जन चेतना पार्टी के 8 पार्षदों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद सभी पार्षद निगम में अधिकारियों से जवाब मांगने के लिए पहुंचे तो ईओ निगम ने 23 फरवरी को मीटिंग होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब पार्षदों ने उनके सामने सवाल पूछने शुरू किए तो उनका जवाब उनके पास नहीं था। अंबाला नगर निगम हाउस की पहली बैठक बिना नगर निगम कमिश्नर और अधिकारियों के ही संपन्न हुई। इसकी वजह अधिकारियों की मनमानी बताई जा रही है। दरअसल बैठक में निगम की तरफ से कोई अधिकारी और कर्मचारी पहुंचा ही नहीं। बैठक में हरियाणा जन चेतना पार्टी के 8 पार्षद पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का भी कोई पार्षद नहीं पहुंचा। हालांकि मेयर शक्ति रानी शर्मा ने 8 पार्षदों के साथ ही बैठक की और अंबाला के विकास के 15 एजेंडों पर चर्चा की। इन मुद्दों में भ्रष्टाचार से लेकर गंदगी तक का जिक्र था। अधिकारियों के ना पहुंचने को मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दुखद बताया। बहुत सारे विषय कवर किए गए हैं। साफ सफाई का मुद्दा रहा है और बजट का हमने करना था, वो किसी वजह से नहीं हो पाया है क्योंकि पेश नहीं किया गया। और बहुत सारे मुद्दे थे। आज की मीटिंग बुलाई गई थी और समय से बुलाई गई थी, उस पर उनको आना चाहिए था और लोगों के हित में हमने काम करना है। अगर लोगों के हितों को डिफर करेंगे आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सहमति के साथ काम होना चाहिए। जब सहमति बनेगी तभी तो काम हो पाएंगे। मेयर शक्ति रानी शर्मा लगातार निगम कमिश्नर को चिट्ठियां लिख रही थी। अंबाला के विकास को लेकर बैठक बुलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कमिश्नर को शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार शक्ति रानी शर्मा ने बैठक बुलाई और सवाल उठाने वालों को कायदे कानून भी समझा दिए। हमने उनको कई बार लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया था मीटिंग बुलाने के लिए। जब उन्होंने मीटिंग नहीं बुलाई तो हमने एक्ट के तहत सब कुछ एक्ट के अंतर्गत रखते हुए ही मेयर के प्रेरोगेटिव के हिसाब से मीटिंग बुलाई, जिसमें 1/4 के साथ मेंबर्स अगर एग्री करें तो मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो उसके तहत हमने मीटिंग बुलाई और हमने उनको टाइम से चिट्ठी भेजी है। 13 तारीख की रिसीविंग है मेरे पास, जो 5 दिन पूरे होते हैं और अगर कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है तो उसके लिए 5 दिन भी बहुत जरूरी नहीं है। मेयर ने डॉक्टर पार्थ गुप्ता को कई बार चिट्ठी लिखी। पहली बार 29 जनवरी को ही चिट्ठी लिखी गई। दूसरी चिट्ठी 4 फरवरी को मेयर की तरफ से लिखी गई। आयुक्त ने पार्षदों की भावनाओं को नजरअंदाज किया। मेयर की चिट्ठी का निगम आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। 10 फरवरी को कांग्रेस के 2 पार्षदों ने भी चिट्ठी लिखी। मिथुन वर्मा और मेघा गोयल ने बैठक बुलाने का आग्रह किया। आयुक्त ने पार्षदों की चिट्ठी को भी नजरअंदाज किया। 12 फरवरी को शक्ति रानी शर्मा ने आयुक्त को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में 18 फरवरी को बैठक रखने की जानकारी दी गई। अंबाला निगम हाउस की पहली बैठक में जून 2018 से लेकर 2020 तक के हिसाब किताब पर भी बातचीत हुई। आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा मेयर ने कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी थी, जिसका जवाब कमिश्नर की तरफ से नहीं आया। पार्षदों को शक है कि अंबाला निगम में गड़बड़ झाला है, जिसकी वजह से अधिकारी छिप रहे हैं। देखिए, अधिकारियों को जो है बचने का हम कोई मौका नहीं देंगे, क्योंकि हमने जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का, नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो अपने एजेंडे में वादा किया था, उसको हम अमली जामा पहनाएंगे और इनको जो है किसी प्रकार से भी बचने नहीं दिया जाएगा। जो घोटाले हुए हैं पिछले 3 सालों से, ताकि उनका ब्यौरा हम ना मांग सकें, इसलिए वो अधिकारी एब्सेंट रहे और हम तो ये लेके ही रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जो जनता के उन्होंने पैसे का मिसयूज करा है, हम उनका ब्यौरा लेंगे और हाउस की मीटिंग में ही लेंगे। पार्षदों को तो ये भी है कि निगम के बड़े बड़े अधिकारी विधायक की जी हुजूरी में लगे हैं और उनके ही इशारे पर काम कर रहे हैं। पार्षदों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि वो कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पार्षद कहते हैं कि उन्हें और मेयर को अंबाला की जनता ने विकास के लिए भेजा है, न कि टाइम पास के लिए। तो
कमिश्नर साहब का यहाँ पे ना पहुँचना ये एक जनता के लिए मैसेज है कि वो विकास ही नहीं चाहते अम्बाला का, क्योंकि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हमारा अम्बाला की डेवलपमेंट हो सके, वो एक क्लीन सिटी बन सके। लेकिन कमिश्नर साहब का ना आना एक बहुत बुरी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय हैं, उनके पास किसी भी काम के लिए जाया जाए वो ये कहते हैं जी विधायक से फ़ोन करवा दो, तो वो विधायक के एम्प्लॉय हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, जो लोग पार्षद चुने हुए भेजे हैं उन्होंने अपनी डिमांडें लोगों ने पार्षदों को बताई है और पार्षदों ने आगे सरकार को देनी थी, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर उन्होंने आना अच्छा नहीं समझा, दबाया जा रहा है लोगों के बाद। मैं समझता हूँ कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो विधायक के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो कि अम्बाला का दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाउस को इग्नोर नहीं किया जा रहा, आम जनता को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि पार्षद ही जो है अपने एरिया की तकलीफ बता सकते हैं। मेयर को जनता ने एप्लीकेशनें दे रखी हैं सैकड़ों के हिसाब से, वो काम रुके हुए हैं और बिना हाउस के वो पास नहीं हो सकते। नगर निगम की पहली मीटिंग शपथ के 30 दिन के अंदर होनी थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद जब मीटिंग 1.5 महीने बाद हुई तब भी अधिकारी बहाना बनाकर गायब हो गए। बहाना ये भी बनाया गया कि 5 दिन से कम का नोटिस था, जबकि मीटिंग के लिए 13 तारीख को ही लिख दिया गया था। गुस्साए विधायक नगर निगम के ईओ जर्नैल सिंह के पास पहुंच गए और सवाल जवाब करने लगे। ईओ साहब की जुबान भी कभी लड़खड़ाती, कभी हकलाती और कभी बेचैन सी हो जाती। जुबान पर सिर्फ एक ही तारीख आई, 23 फरवरी। हमारी तरफ से, ऑफिस की तरफ से तो हम चिट्ठियाँ नहीं डाल रहे हैं। हम तो जो हमने मीटिंग अभी हमने फिक्स की है 23 तारीख को, 23 तारीख की मीटिंग है ना, 23 के लिए फिक्स किया, तो उसके हिसाब से हम अपना ये जो आज मीटिंग इसको काउंट करेंगे नहीं, वो पहली मीटिंग होगी या ये पहली मीटिंग काउंट? एज पर रूल तो 23 तारीख की पहली मीटिंग सर। अब 23 फरवरी को अम्बाला निगम की बैठक होगी, यानी ईओ ये नहीं बता पाए कि जो बैठक मेयर ने 8 पार्षदों के साथ की वो मान्य रहेगी या नहीं। वो ये भी नहीं बता पाए कि अगली मीटिंग में अधिकारी मौजूद रहेंगे या नहीं। अम्बाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक हुई है। बैठक में बताया गया है कि इस वक्त 92 लाख एकड़ भूमि सत्यापित है, जिनमें से लगभग 68 लाख एकड़ भूमि पर खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इसमें से बाकी 24 लाख एकड़ भूमि का भी पता लगाया जाना चाहिए और उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत फसल के सत्यापन का मैकेनिज्म मजबूत होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में फसल खरीद की 100% राशि किसानों के खाते में डाली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कृषि से किसानों की आय बढ़ाना मुश्किल है, इसके लिए बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े कामों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पैरा अर्बन कृषि के लिए शुरू में 4 जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि वहां पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खेती की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण का कार्य किसानों के कल्याण और उनकी आमदनी बढ़ाने से जुड़ी विभिन्न विभागों की योजनाओं की निगरानी करना है और उनका सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। बात यमुनानगर की करते हैं, जहां जगाधरी में पद्म विभूषण आरएसएस के पूर्व प्रदेश संघ चालक दर्शन लाल जैन की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। श्रद्धांजलि सभा में सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। सीएम ने आरएसएस के पूर्व प्रदेश संघ चालक दर्शन लाल जैन को श्रद्धांजलि दी। सीएम मनोहर लाल के अलावा स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आरएसएस के राष्ट्रीय नेता अरुण जी, कृष्ण गोपाल, आरएसएस संघ प्रमुख हरियाणा पवन जैन, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत प्रदेश के तमाम मंत्री मौजूद रहे। हमें शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल और नीति आयोग देश भर की सभी यूनिवर्सिटीज में जाकर कार्यक्रम करेंगे। इस शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाएगा, इसके लिए सभी शिक्षकों को कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को लेकर भारतीय शिक्षण मंडल में आए शंकरानंद और YMCA यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश अग्रवाल से बातचीत की डिप्टी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह से जमीन पर एग्जीक्यूट होगी
किस तरह से उसके इम्प्लीकेशंस होंगे, इन सब पर एक बड़ी जिम्मेवारी मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षण मंडल और नीति आयोग मिलकर इसको ज़मीन पर कैसे लागू करना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शंकरानंद जी मौजूद हैं। पूरे देश में इनको जिम्मेवारी है कि आखिर नई शिक्षा नीति को ज़मीन पर कैसे लागू किया जाए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के कार्यक्रम की बात हो रही है कि पॉलिसी बन गई, ये सच में बड़ी बात होती है कि उसको उस तरह से लागू करना, क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? अभी नीति आयोग भारतीय शिक्षण मंडल को साथ लेकर इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक अपना हमको मान्यता दी है। इसके वजह से हम नीति आयोग के साथ मिलकर देश भर के प्राइवेट, स्टेट और सेंट्रल ये सभी यूनिवर्सिटी, लगभग 1000 यूनिवर्सिटी हो जाएंगे। 1000 यूनिवर्सिटियों में हम टीचर्स को सेंसिटाइज करने के लिए हम प्रयास करने वाले हैं। और स्कूल एजुकेशन के शिक्षक जिला स्तर पर सभी प्रिंसिपलों को बुलाना, वहाँ के शिक्षण अधिकारी जी के सहयोग से, राज्य सरकार के शिक्षण मंत्रालय के सहयोग से सभी जिलाशः ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। अभी सिलसिला शुरू हो गया है। अभी फरवरी महीने और मार्च मध्य तक, मार्च 15 तक हम इस जो मुहिम है इसको हम समाप्त करेंगे। ये 4 वर्ष के लिए हमको कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नीति आयोग हमें मान्यता दी है। इसमें प्रथम चरण यानी सेंसिटाइजिंग दी टीचर्स टुवर्ड्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पहले अवेयरनेस करना है, ओरिएंटेशन करना है और एक एक बिंदु को व्यवहार पे उतारने के लिए जो चुनौतियां आएंगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी शिक्षक ही निकालेंगे। ये बड़ी चीज़ है। शंकरानंद जी ने इस तरह की जो बताया है कि शिक्षक, क्योंकि बुनियादी वही एक ऐसा ब्रिज है जो पूरी शिक्षा को चाहे बच्चों तक ले जाना है या फैमिली तक ले जाना है, निश्चित रूप से उनका जागरूक होना ज़रूरी है और उसी के तहत पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज ऐसा कार्यक्रम हुआ है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी में हुआ है। वाइस चांसलर जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश अग्रवाल जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से, कितना असर पाते हैं कि जो भारतीय शिक्षण मंडल जिस तरह की मुहिम चला रहा है उसका ज़मीन पर, क्योंकि आज आपने कार्यक्रम किया है, कितना असर देखने को मिला? जी, इनफैक्ट आज का जो कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में हुआ, जिसमें श्रीमान शंकरानंद जी ने जो अपना उद्बोधन दिया, उसके माध्यम से रफली 250 के करीब टीचर्स को इन्होंने सेंसिटाइज किया और जो एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंट जो टीचर्स की जो भूमिका रहने वाली है उसमें पॉलिसी में, उसके बारे में इन्होंने बताया। और अच्छी बात यह है कि टीचर्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें और बाद में जो अलग अलग ग्रुप्स में टीचर्स को बांट के जो हमने बहुत सारे जो ट्रैक्स में जो काम किया, अलग अलग सब टॉपिक्स के ऊपर काम किया, वो सारी जो टीचर्स की तरफ से जो सुझाव आएंगे उन सुझाव को जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में फर्दर परिवर्तन यदि कोई करना है या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो सुझाव मांगे गए हैं उनको आगे नीति आयोग तक पहुंचाया जाएगा। तो नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, असल में उद्देश्य यही है कि अपनी जड़ों से जुड़ना, भारतीयता की जड़ों से जुड़ना, और उसी को लेकर भारतीय शिक्षण मंडल और नीति आयोग इस मुहिम को चला रहा है। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।